हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपीटीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इस सीरीज के 10 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आज यह 11 नंबर का सेट है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मोटिवेशनल कोट्स है, न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, न थके कभी पैर न कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। आइए दोस्तों, अपने सफ़र को यूं ही जारी रखते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। 7 फरवरी 2021 को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं WCCB, सेकेंड है सस्मिता लेंका, थर्ड प्रकाश जावड़ेकर और लास्ट है ए और बी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ए और बी दोनों, क्योंकि ये जो पुरस्कार है दोनों लोगों को दिया गया है। WCCB इसका पूरा नाम वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, जो ये संस्था है WCCB, ये केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। इसकी स्थापना WCCB की स्थापना जो होती है, ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 4 सितंबर 2016। ठीक है, सॉरी यहाँ पे होगा 2006। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको जो पुरस्कार ये प्रदान किया गया है इनोवेशन के लिए, यानी कि नवाचार के लिए प्रदान किया गया है। दूसरा नंबर आता है सस्मिता लेंका। सस्मिता लेंका की बात करते हैं। सस्मिता लेंका को ये पुरस्कार किस श्रेणी के अंतर्गत मिला है? जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के अंतर्गत। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। WCCB को जो मिला है वो नवाचार के लिए, यानी कि इनोवेशन के लिए, जबकि जो सस्मिता लेंका है इनको ये पुरस्कार जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया है। सस्मिता लेंका की बात करते हैं। सस्मिता लेंका जो है उड़ीसा की एक महिला वन अधिकारी हैं। इन्हें ये पुरस्कार जो है पेंगोलिन के संरक्षण के लिए प्रदान किया गया है। पेंगोलिन के संरक्षण के लिए, ठीक है, पेंगोलिन के संरक्षण के लिए, पेंगोलिन, क्योंकि इन्होंने अभी मतलब जो पुरस्कार प्रदान किया गया उससे कुछ समय पहले इन्होंने पेंगोलिन तस्करी रैकेट का एक भंडाफोड़ किया था। उसी के सम्मान में ये उनको पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में जो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव हैं, उससे पहले प्रकाश जावड़ेकर जी थे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि UNEP के द्वारा किसे प्रदान की गई है? इसके ऑप्शंस हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, चिदम्बरम सुब्रमण्यम और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय प्रदान किया जाता है। ठीक है, 1966 और 67 में जब हरित क्रांति भारत में आई थी, 1966 और 67, ठीक है, ये सत्र भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति का सत्र था जो 1966 और 67 था। उसमें डॉक्टर MS स्वामीनाथन और C सुब्रमण्यम, ठीक है, C सुब्रमण्यम, चिदम्बरम सुब्रमण्यम इनका पूरा नाम है। C सुब्रमण्यम ने अहम भूमिका निभाई थी। सी सुब्रमण्यम जो थे
ये तत्कालीन कृषि मंत्री थे। तत्कालीन कृषि मंत्री मतलब दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक। और चिदम्बरम सुब्रमण्यम जो थे ये तत्कालीन कृषि मंत्री थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर भारत में हरित क्रांति लाने का एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। यहाँ पे चिदम्बरम सुब्रमण्यम को हरित क्रांति में विशेष योगदान के लिए 1988 में, कब? 1988 में नोबेल पुरस्कार से भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, ऐसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और बात आती है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग की, तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जुलाई 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना 93वें नंबर का स्थापना दिवस पर किस पहल का शुभारंभ किया? इसके ऑप्शंस हैं किसान सारथी, सेकंड किसान संवाद, सी किसान हालचाल और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा किसान सारथी। किसान सारथी जो पहल है ये एक जो मंच प्रदान किया गया है इलेक्ट्रॉनिक, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, डिजिटल। ठीक है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि किसके द्वारा? कृषि विभाग, किसके द्वारा शुरू किया गया है? कृषि विभाग। और ये कृषि विभाग के द्वारा, कृषि विभाग नरेंद्र, कृषि मंत्री कौन है वो वर्तमान में? नरेंद्र सिंह तोमर जी। और एक जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है, दोनों लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से इसे प्रारंभ किया गया है। आइए यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में। किसान सारथी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है क्या प्रदान करेगा? किसानों को उन्हीं की भाषा में कृषि संबंधी समस्त जानकारियां उपलब्ध कराएगा। और प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, कैबिनेट विस्तार के समय ये भी बदल चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नोट कर लीजिए, अश्विनी कौन है? अश्विनी वैष्णव। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कृषि कल्याण मंत्री कौन है? कृषि कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। दोनों लोगों के द्वारा संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ और भी जान लेते हैं। जैसे बात आती है 16 जुलाई, तो 16 जुलाई 1929 को क्या होता है? 16 जुलाई 1929 को ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR की स्थापना होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसी का 93 नंबर का ये स्थापना दिवस था। ठीक है, उसी के शुभारंभ पर किसान सारथी प्लेटफॉर्म यह पहल की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है हैदराबाद, लखनऊ, जोधपुर, श्रीनगर। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हैदराबाद। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। आइए यहीं पे जानते हैं हैदराबाद के महत्वपूर्ण प्रमुख संस्थान, जिनके आप लोग नाम नोट कर लेंगे। पहला हम आप लोगों को बता रहे हैं
NIRD, इसका पूरा नाम है नेशनल, आप लोग नोट कर लीजिए, NIRD, आप लोगों के नाम बता रहे हैं, आप लोग नाम इसका नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये है NIRD जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। सेकंड नंबर पे एक यहाँ पे संस्थान है NARRM, कौन सा संस्थान है? NARRM, इसका पूरा नाम है, आप लोग इसका नाम नोट कर लीजिए, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। एक बार दोबारा सुन लीजिए, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण संस्थान है निन, क्या है? निन, इसका भी नाम आप लोग नोट कर लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशंस, जो कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है। अब बात आती है लखनऊ की, यहाँ के भी महत्वपूर्ण संस्थानों के बारे में हम जानते हैं। लखनऊ में कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हैं? सबसे पहले NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। सेकंड नंबर पे CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये भी कहाँ है? लखनऊ में है। थर्ड नंबर पे आता है ISRI, इंडियन शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। और एक और महत्वपूर्ण संस्थान है, उसका भी आप लोग नाम नोट कर लीजिए, CMAP, क्योंकि ये यूपी की परीक्षा है तो इनके आने की प्रबल संभावना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, इतने जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात आती है जोधपुर, जोधपुर में कौन सा संस्थान है उसकी भी बात हम कर लेते हैं। जोधपुर में है कजरी, CAZARI, इसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में है। अंतिम यहाँ पे दिया गया है श्रीनगर, श्रीनगर का भी एक संस्थान आप लोग नोट कर लीजिए, CITH, क्या है? CITH, इसका पूरा नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, जो कि श्रीनगर में है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? इसके ऑप्शंस हैं 10, 20, 12, 17। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 17। कुछ जगह ये 18 भी देखने को मिलता है और कुछ बुकों में अभी भी 16 दिया गया है, लेकिन वर्तमान में एक पोषक तत्व बढ़ गया है, 16 प्लस एक बढ़ा है निकिल, और कुछ जगह ये देखने को मिलता है 16 तो ही है, 17 की बात की जाती है सोडियम की, ठीक है, 17वां तत्व बताया जा रहा है सोडियम है, और 18वां तत्व क्या बताया जा रहा है? कोबाल्ट। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन तत्वों के अलावा कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जैसे एल्युमिनियम, स्ट्रैंसियम, ठीक है, सोडियम इत्यादि ऐसे तत्व हैं जिन्हें पौधों को आवश्यकता होती है, लेकिन ये इसेंशियल श्रेणी में नहीं रखे गए हैं। इसेंशियल श्रेणी की बात करते हैं। इसेंशियल श्रेणी में कौन से पोषक तत्व आते हैं? आवश्यक पोषक तत्व। इसेंशियल श्रेणी में वो पोषक तत्व आते हैं जिनके बगैर पौधा मतलब ठीक से अपना विकास नहीं कर सकता है। मतलब ये पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनके बिना पौधा अपना पूरा जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि उसमें किसी न किसी तत्व की कमी से कोई ना कोई रोग या बीमारी लग जाती है। इन तत्वों को कौन से तत्व कहते हैं? एसेंशियल तत्व कहते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक क्रिया के लिए, यानी कि जो इनका फिजियोलॉजी सिस्टम होता है प्लांट का, उसे पूरा करने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बात आती है, आइए इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से हैं
आइए देखते हैं। मृदा में पोटेशियम का स्रोत है। इसके ऑप्शंस हैं डोलोमाइट, एपेटाइट, फेल्सपार और लास्ट है जैव पदार्थ। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फेल्सपार। मृदा में पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम का स्रोत फेल्सपार होता है। अब बात आती है डोलोमाइट। डोलोमाइट होता है कैल्शियम। मृदा में कैल्शियम का स्रोत क्या है, डोलोमाइट है। एपेटाइट, फास्फोरस का जो स्रोत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई तत्व पूछा जा सकता है कि मृदा में इसका स्रोत क्या है। तो यहाँ पे एक साथ में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है जैव पदार्थ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के स्रोत की बात की जाए मृदा में तो क्या है, जैव पदार्थ, ठीक है। डोलोमाइट कैल्शियम, एपेटाइट फास्फोरस, फेल्सपार पोटेशियम और जैव पदार्थ नाइट्रोजन। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में ऊली एफिड का प्रादुर्भाव किस फसल में देखा गया है। प्रादुर्भाव जो है इसका ऊली एफिड का, वो किस फसल में देखा गया है। आइए बात करते हैं, बताइए आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। मक्का, गन्ना, जौ, कपास। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताइए। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे गन्ना, ठीक है। वैसे जो ये एफिड है ये ज्वार इत्यादि में तो पहले से लगता था, किसमें, ज्वार में। और इसके अलावा सेब की फसल में भी ओली एफिड का बहुत प्रकोप देखा गया है। ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। लेकिन अब हाल ही में ये गन्ना की फसल में इसका काफ़ी प्रकोप देखा गया है। अब बात करते हैं ऊली एफिड की। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसका साइंटिफिक नेम है सिरेटो वैकेनो लेनिजेरा, ठीक है। सिरेटो नोट डाउन कर लीजिए, सिरेटो वैक्यूनो, ठीक है, लेनिजेरा। स्पेलिंग एक बार आप लोगों को न समझ में आ रही है तो नोट डाउन कर लीजिए, CRATAVCUNO और लेनिजेरा तो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। इसे नोट कर लेंगे। जो ओली एफिड है गन्ना में जिस फल को देखा गया उसका नाम है सेरेटेरियो वैक्यूनो लेनिजेरा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संरचनात्मक तत्व कौन से हैं। इसके ऑप्शंस हैं NPK, CHO, MnCu, MnCuMO और है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा CHO को संरचनात्मक तत्व कहा गया है क्योंकि जो पौधे की संरचना में सबसे अधिक भाग जो होता है इन्हीं का होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। लगभग में 46%, ठीक है, कार्बन। और यहाँ पे बात की जाए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये होता है 43% के समथिंग। और ये एक होता है CHO में 6% के करीब में, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकंड NPK को क्या कहा जाता है, मुख्य पोषक तत्व कहा गया है, ठीक है। इन्हें क्रांतिक पोषक तत्व की भी संज्ञा दी गई है।
यहाँ पे जो आप लोगों को हमने बताया है कार्बन की मतलब 45 से 46, और ऑक्सीजन जो होता है 43%, हाइड्रोजन जो है करीब में 6% होता है, जो पौधे के संरचना में भाग लेता है। अब बात यहाँ पे आ रही है कि इनकी पूर्ति पौधों में कैसे होती है। तो जो कार्बन है इसकी पूर्ति वायु से, हाइड्रोजन की पूर्ति जल से, और ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है वो वायु से होती है। ये चीज़ भी पेपर में पूछी गई है, इसलिए आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मुख्य पोषक तत्व जिन्हें क्रांतिक पोषक तत्व भी कहा जाता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। और इसके अलावा यहाँ पे बात आती है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो हैं इन्हें द्वितीयक पोषक तत्व, कौन से द्वितीयक पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व, इंग्लिश में से सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, ठीक है, गौण पोषक तत्व। प्राइमरी में आता है एनपीके, सेकेंडरी में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और सीएचओ जो आप लोगों को बता ही दिया संरचनात्मक तत्व के अंतर्गत रखे गए हैं। और जीव द्रव के निर्माण में, जीव द्रव्य सी नंबर पे जो दिया गया है, जीव द्रव के निर्माण में ये अहम रोल निभाते हैं। कौन कौन से हैं? मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कार्बन, मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम और ऑक्सीजन। ये ऐसे तत्व हैं जो कि जीव द्रव के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संरचनात्मक तत्व की संज्ञा दी गई है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का लैगून झील कहाँ पे स्थित है? एक क्वेश्चन इसके सामान्य अध्ययन का डाल दिया गया है। चिल्का लैगून झील कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। आप लोग बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा उड़ीसा। उड़ीसा में ये चिल्का या लैगून झील स्थित है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। लैगून झील जो होती है, लैगून झील का जो निर्माण होता है वो मतलब समुद्र का जल जो होता है वो उसका एक उथला क्षेत्र, जैसे प्रवाल भित्ति इत्यादि के कारण जब कुछ भाग समुद्र से अलग हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, चिल्का झील का निर्माण होता है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है भारत की, क्या है? चिल्का झील सबसे बड़ी। दूसरे नंबर पे आती है एक, इसके अलावा एक झील है, इसे क्या कहते हैं? पुलिकट। क्या नाम है उसका? पुलिकट झील जो है वो कहाँ पे है, आप लोग बताएंगे? वो आंध्र प्रदेश में है। वो दूसरे नंबर पे खारे पानी की झील है, ठीक है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है ये। आंध्र प्रदेश और ये भी एक क्या है, लैगून झील है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। यहीं पर क्या है, श्री हरिकोटा जो द्वीप है ये यहीं पर है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक मिनट हम बता रहे हैं आगे। श्री हरिकोटा जो द्वीप है वो कहाँ पे है? पुलिकट झील पर है श्री हरिकोटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी द्वीप पर क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है, इस क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि इसरो के द्वारा स्थापित किया गया है, वो कहाँ पे है? इसी श्री हरिकोटा द्वीप पर है अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। अब बात आती है इसरो की। तो इसरो के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। इसरो की जो स्थापना होती है,
इसरो की स्थापना जो होती है 15 अगस्त, कब? 15 अगस्त 1969 को होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसके वर्तमान डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर के सिवान जी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजरे का पौधा है एकलिंगासराई, द्विलिंगासराई, उभयलिंगासराई या उपरोक्त में से कोई नहीं? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उभयलिंगासराई। कैसा पौधा है? उभयलिंगासराई, बाजरे का पौधा। अब बात आती है एकलिंगासराई और उभयलिंगासराई के बारे में, हम आप लोगों को बताते हैं। उभयलिंगासराई पौधे हुए होते हैं जिसमें नर और मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल, एक अच्छा एग्जाम्पल है कद्दू वर्गीय फसलें जैसे कुम्हड़ा, क्या है? कुम्हड़ा, खीरा इत्यादि। इनमें जो होता है नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। बात आती है एकलिंगासराई। एकलिंगासराई पौधे हुए होते हैं जिनमें नर और मादा पुष्प दोनों क्या होते हैं? अलग अलग पौधे पर पाए जाते हैं, जैसे पपीता। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है बढ़िया, पपीता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ना के बीज शोधन हेतु किस कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं वीटावैक्स, एल्गॉल, एरिटॉन, बी और सी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी और सी दोनों, क्योंकि एल्गॉल और एरिटॉन दोनों का प्रयोग गन्ना बीज शोधन के लिए किया जाता है। जो गन्ने की पोरियां होती हैं, सेट्स होते हैं, उनको शोधित करने के लिए एल्गॉल और एरिटॉन। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि एल्गॉल और एरिटॉन जो हैं ये क्या हैं? मरकरी बेस्ड, मरकरी बेस्ड क्या है? फंजीसाइड। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फंजीसाइड है। नॉन मरकरी बेस्ड, नॉन मरक्यूरिक में कौन से आते हैं? जैसे डाइथेन, Z78, डाइथेन M45 इत्यादि हैं जो नॉन क्या हैं? मरक्यूरिक हैं। ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और यहीं पे बात आती है वीटावैक्स। वीटावैक्स जो है, वीटावैक्स का प्रयोग, वीटावैक्स होता है जैसे, और एक होता है प्लांट वैक्स। ठीक है, प्लांट वैक्स, इनका प्रयोग गेहूं और जौ इत्यादि में रस्ट जो लगता है, रस्ट और स्मट हेतु इसके बीजों को, मतलब बचाव के लिए इसके बीजों को इसी से उपचारित किया जाता है, वीटावैक्स और प्लांट वैक्स। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। बात आती है रस्ट की, तो गेहूं में लगने वाले रस्ट येलो, ब्लैक और ब्राउन रस्ट होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी का विप्टेल रोग उत्पन्न होता है। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बोरान की कमी से, मॉलिब्डेनम की कमी से, और नेक्स्ट आ रहा है कैल्शियम की कमी से और तांबा की कमी से। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मॉलिब्डेनम की कमी से। किसकी कमी से होता है? फूल गोभी का विप्टेल मॉलिब्डेनम की कमी से। अब बात आती है बोरान। बोरान की कमी से फलों का फटना सबसे इंपॉर्टेंट है, फलों का फटना। ठीक है, जैसे टमाटर, अनार, आम इत्यादि के जो फल फट जाते हैं वो किसकी कमी से फटते हैं? बोरान की कमी से। यहाँ पे आती है बात कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से
एक महत्वपूर्ण रोग लगता है गाजर की कैविटी। गाजर में जो कैविटी होती है, गाजर में कैविटी जो गहरे गहरे आप लोगों के तो गड्ढे टाइप में बन जाते हैं, कैविटी जो होती है वो कैल्शियम की कमी से होती है। अब एक और यहाँ पे तत्व दिया गया है, कॉपर है तांबा। तांबा की कमी से नींबू में डाइबैक, नींबू की जो डाइबैक बीमारी होती है वो तांबे या कॉपर की कमी से होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण प्रोसेसिंग के दौरान सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है? इसके ऑप्शंस हैं विटामिन की, वसा की, खनिजों की, या यहाँ पे कार्बो लिखा है कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की। आप लोग बताएंगे इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा विटामिन्स की। खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के दौरान सबसे ज़्यादा हानि किसकी होती है? विटामिन्स की होती है, क्योंकि कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक प्रकार से आप लोग देख लीजिए, जैसे गेहूं में क्या पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, मतलब विटामिन B1, B2, B3 इत्यादि पाए जाते हैं, जो कि क्या होता है, गेहूं की पिसाई आप लोगों ने देखा, जब गेहूं की पिसाई की जाती है तो उसमें कौन कौन से विटामिन नष्ट होते हैं, विटामिन B1, B2, B3 इत्यादि जो विटामिन पाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जब किसी सब्जी को या मान लीजिए जैसे कोई फल है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन बी और सी जो कि जल में घुलनशील विटामिन हैं, इस विटामिन से भरपूर कोई अगर सब्जी है और उसको काट कर धुला जाता है या गर्म किया जाता है तो क्या होता है, ये नष्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से? ए, डी, ई के हैं। विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमीन। विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। और विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जल में घुलनशील विटामिन है और सब्जियों इत्यादि को काट कर धोने से इन्हीं की हानि होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की उत्पादकता किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में प्रथम स्थान किसका है? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना। बताइए भाइयों आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पंजाब। ठीक है, चावल की उत्पादकता में प्रथम स्थान किसका है? पंजाब का। आप लोग सोच रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल, नहीं, पश्चिम बंगाल इसका सही ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का है। और उत्पादन में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, यूपी, ठीक है, और तीसरा स्थान पंजाब का है। लेकिन जब चावल की उत्पादकता की बात की जाती है तो प्रथम स्थान पंजाब होगा। आइए आप लोगों को हम बताते हैं उत्पादन और उत्पादकता, क्योंकि कुछ भाई लोग हमारे अभी ऐसे हैं जिन्हें उत्पादन और उत्पादकता में अंतर समझ में नहीं आता और वो लोग समझते हैं कि उत्पादन और उत्पादकता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। उत्पादन और उत्पादकता में काफ़ी भिन्नता है। देख लीजिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं, देख लीजिए, सही से ध्यान से सुनना, और आज ही आप लोगों को उत्पादन और उत्पादकता दोनों क्लियर हो जाएगा। देखो, साधनों का मतलब जो होता है, साधन जो होते हैं, साधनों का कुल उत्पत्ति से, जो साधन होते हैं, साधनों का कुल उत्पत्ति से जो अनुपात होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उत्पादकता कहलाता है। अभी जब आप लोगों को हम एग्जाम्पल देंगे तब आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। जबकि समस्त साधन से प्राप्त होने वाला जो माल या सेवाएं होती हैं वो उत्पादन के अंतर्गत आती हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, साधनों का कुल उत्पत्ति से अनुपात, जो साधन है और जो कुल उत्पत्ति है उसके अनुपात को क्या कहते हैं? उत्पादकता कहते हैं। जबकि समस्त साधनों से प्राप्त होने वाला माल या सेवाएं जो होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? उत्पादन के अंतर्गत आती हैं। यहीं पे हम बात कर रहे हैं। इससे मतलब इसके पहले ये ध्यान, मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि साधनों पर
जो ये है उत्पादन जो है, उत्पादन को मतलब कैसे बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन को अगर साधनों पर अधिक खर्च कर दिया जाए तो उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर उत्पादन बढ़ रहा है, अगर साधन बढ़ा दिए गए तो उत्पादकता, जरूरी नहीं कि उत्पादकता बढ़ जाए। कैसे, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। एक मान लीजिए किसी फैक्ट्री में 1000 लेबर कार्य करते हैं। कितने, आप लिख के हम बता रहे हैं। मान लीजिए किसी फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं, 1000 लेबर कार्य कर रहे हैं और ये वस्तुएं यानी कि थिंग्स कितनी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, मान लीजिए 500 वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। और सेम कंडीशन में यानी कि सेम परिस्थितियां हैं उसी तरह, और वहाँ पे कितने लेबर काम कर रहे हैं, 2000। ये हो गया फर्स्ट, आपका फर्स्ट फैक्ट्री का। और ये बात कर रहे हैं हम सेकंड फैक्ट्री की। सेकंड फैक्ट्री में सेम कंडीशन में 2000 लेबर कार्य कर रहे हैं और ये वस्तुओं का जो उत्पादन कर रहे हैं, थिंग्स प्रोडक्शन जो है इनका है, ठीक है, टीपी जो है इनका, और इनका टीपी जो है ये है 800। यहाँ पे 1000 व्यक्ति 500 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और यहाँ पे 2000 व्यक्ति 800 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि सेकेंड वाली जो फैक्ट्री है यहाँ पे उत्पादन जो है पहली फैक्ट्री की तुलना में अधिक है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे 500 वस्तुओं का उत्पादन है और यहाँ पे 800 का। अब बात आती है उत्पादकता की, तो सेकेंड वाली जो फैक्ट्री है फर्स्ट वाली फैक्ट्री की तुलना में जो इसकी उत्पादकता है वो कम है। क्यों, आइए समझते हैं। क्योंकि हमने अभी बताया था कि उत्पादकता जो होती है समस्त प्रकार का उत्पादन, उत्पादकता जो होती है समस्त प्रकार का उत्पादन, समस्त प्रकार का उत्पादन, ठीक है, और ये होगा समस्त प्रकार का उत्पादन बटे समस्त प्रकार की लागत। ये आपका फार्मूला है। तो समस्त प्रकार का उत्पादन की बात की जाए तो पहले फैक्ट्री की हम बात करते हैं तो उसमें उत्पादन कितना हो रहा था, 500 वस्तुएं, और कितने लेबर कार्य कर रहे थे, 1000। अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स ए डिवाइड हो जाएगा और आएगा 1.2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। ये हो गया इसकी क्या, उत्पादकता, क्योंकि रेशियो की जब बात हम करते हैं तो वहाँ पर उत्पादकता होती है ना। अब दूसरी फैक्ट्री थी उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे 2000 कितने वस्तुएं कितनी, पहले लिखते हैं समस्त प्रकार का उत्पादन जो होगा तो उसके अंतर्गत वस्तुएं आ जाएंगी 800। लेबर वहाँ पे कितने कार्य कर रहे थे, 2000 लेबर कार्य कर रहे थे। इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 चौको 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 2/5। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और 0 बढ़ाएंगे, 5 4 जा 20, यानी कि 0.4। अब यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ पे 0 पॉइंट कितना आया है, 0.5। पहले वाली की उत्पादकता, सेकेंड वाली की उत्पादकता कितनी है, 0.4 है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंचाई की किस विधि में पानी की बचत होती है, मतलब सबसे अधिक जो सर्वाधिक बचत होती है वो किस विधि में होती है, आप लोग बताएंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ड्रिप मेथड, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सा दिया गया है, स्प्रिंकलर मेथड, और नेक्स्ट कौन सा दिया गया है, सब सरफेस मेथड। इसके बाद कौन सा दिया गया है, रिंग बेसिन मेथड। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बात यहाँ पे करते हैं, जो इसका आंसर सही होगा ड्रिप मेथड, जिसे टपकदार भी सिंचाई कहा जाता है या बूंद बूंद सिंचाई, ठीक है। दूसरे नंबर पे स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर को बौछारी सिंचाई कहा जाता है। सब सरफेस अधोसतही, और रिंग बेसिन जो कि पृष्ठीय सिंचाई का एक भाग है। रिंग बेसिन के अंतर्गत जो होता है बड़े बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनके किनारे जो होता है थाला बना के
उनकी सिंचाई की जाती है वो कौन सी कहलाती है? रिंग बेसिन। सब सरफेस, इस विधि का प्रयोग हमारे देश में बहुत कम मात्रा में किया जाता है क्योंकि ये एक बहुत महंगी विधि है। इसका प्रयोग ज़्यादातर पश्चिमी देशों में, ठीक है, जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। स्प्रिंकलर मेथड, स्प्रिंकलर मेथड जो होता है इसका प्रयोग जो मतलब भाली क्ले मृदाएँ होती हैं और असमतल क्षेत्र जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में इत्यादि में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस विधि की मतलब एक छोटी सी कमी ये होती है कि अगर जो सिंचाई वाला जल है वो अगर लवणीय है तो इस विधि में वो प्रयोग नहीं लाया जा सकता है। और इस विधि के द्वारा मतलब हम फसलों को पाला से पानी को स्प्रे करके बचा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रिप मेथड की। ड्रिप मेथड में लगभग में जो पानी की बचत होती है 50 से 60%। कितनी? 50 से 60% पानी इसके द्वारा बचाया जा सकता है। और इसकी जो क्या होता है, जल दक्षता, वाटर एफिशिएंसी, जल दक्षता जो होती इसकी होती है वो 90 से 95% तक होती है क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा बर्बाद नहीं होता है। इस विधि को बूंद बूंद सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन या टपकदार सिंचाई भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि इस विधि का मतलब जो इस विधि का डेवलप जिसने किया था उस देश का नाम इजराइल है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि इजराइल के द्वारा ही इस विधि को विकसित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद में ब्रॉन्जिंग, लीफ ब्रॉन्जिंग इन गावा तत्व किस कमी की मतलब है ना, तत्व की कमी किससे होती है? ब्रॉन्जिंग जो होता है अमरूद में, जो ब्रॉन्जिंग की समस्या होती है वो किस तत्व की कमी से होती है? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जिंक। क्या होगा? जिंक। जिंक की कमी से अमरूद में कौन सी डिजीज लगती है, समस्या होती है? ब्रॉन्जिंग की समस्या देखी गई जिसे लीफ ब्रॉन्जिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे बात आती है मैग्नीज की। तो मैग्नीज में होता है, मैग्नीज की कमी से मटर में मार्स स्पॉट पी, क्या लगता है? मार्स स्पॉट पी, जो मटर की फलियां होती हैं उस पर इसके धब्बे पड़ जाते हैं, स्पॉट पड़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया बोरान। बोरान की कमी से हम देखते हैं क्या कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। हम यहाँ पे वो हर बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगी। बोरान की कमी से फूल गोभी में भूरापन, ब्राउनिंग जो हो जाती है, कलीफ्लावर में जो ब्राउनिंग डिजीज होती है, ठीक है, क्या लगता है? ब्राउनिंग जो होती है कलीफ्लावर में, ब्राउनिंग, ठीक है। दूसरा होता है गाजर का, आम का, सेब का, अनार का इत्यादि का फटना जो होता है वो बोरान की कमी से ही होता है। और एक आप लोगों ने देखा होगा कि बोरान की कमी से एक और महत्वपूर्ण बीमारी लगती है अंगूर में, जिसे हेन एंड चिकन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? हेन एंड चिकन, आइए आप लोगों को बता दे रहे हैं हेन एंड चिकन में क्या होता है। हेन एंड चिकन जो लगती है अंगूर में, इसके कारण अंगूर के जो गुच्छे होते हैं उसमें नीचे के फलों का जो होता है विकास तो होता है। गुच्छे के जो नीचे के फल होते हैं, मान लीजिए ये अंगूर का एक गुच्छा है तो ये फल लगे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो जो नीचे के फलों का तो विकास होगा, ऐसे बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऊपर के जो फल होते हैं वो हमेशा छोटे, बिल्कुल छोटे रह जाते हैं। यही होता है हेन एंड चिकन डिजीज़। इसके अलावा होता है मैग्नीज। यहाँ पे बात आती है जिंक की, सॉरी यहाँ पे ये बोरान की कमी से नहीं होता है, ये जो होता है मैग्नीशियम की कमी से होता है। अंगूर में हेन एंड चिकन डिजीज जो होती है ये किसकी कमी से होती है? मैग्नीशियम की, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें, मैग्नीशियम की कमी से कौन सी डिजीज होती है? हेन एंड चिकन। अब यहाँ पे बात आती है किसकी? जिंक की। तो जिंक की कमी से आप लोगों ने देखा होगा
जिंक की कमी से क्या क्या होता है, आप लोग बताइए। जिंक की कमी से धान में क्या लगता है, खैरा रोग। क्या होता है, धान का खैरा रोग। धान में जो क्या लगता है, और एक ब्लाइट, धान का खैरा रोग लगता है। धान का झोंका रोग है ना, उस पर भी इसका थोड़ा प्रकोप होता है। और वाइट बड ऑफ मेज, कलिका जो उसकी होती है, किसकी, मक्के की, वाइट बड ऑफ मेज, इसी कमी से होता है। और लीची की पत्तियों पर ब्रॉन्जिंग जो होती है वो भी जिंक की कमी से होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जलवायु होती है, जलवायु किसे कहते हैं, क्लाइमेट। 10 वर्षों की वायुमंडलीय दशाओं का औसत, 5 वर्षों की वायुमंडलीय दशाएं, 30 वर्षों का वायुमंडलीय दशाओं का औसत, और वायुमंडल की एक दिन, एक सप्ताह, एक माह और क्षणिक अवस्था। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 30 वर्षों की वायुमंडलीय दशाओं का औसत। देखिए जो क्लाइमेट या जलवायु होती है वो हम एक या दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन में किसी क्षेत्र की जलवायु हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह 30 वर्षों का वायुमंडलीय दशाएं जो होती हैं, ठीक है, वर्षा, जाड़ा, बरसात, पानी, ठीक, सब कुछ, मतलब उस जो औसत, जो एवरेज निकाला जाता है, वो समस्त वायुमंडलीय दशाओं का जो औसत होता है वो क्या होता है, जलवायु कहलाता है, उस क्षेत्र की जलवायु। 30 वर्ष आप लोग ध्यान रखना। और जब यहाँ पे डी नंबर पे दिया गया वायुमंडल की एक दिन, एक सप्ताह, एक माह या क्षणिक अवस्था, ये क्या कहलाता है, मौसम। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मौसम संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं वो हर पल अपडेट होती रहती हैं, तो ये क्या कहलाता है, मौसम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान खाद, किसान खाद किसे कहते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, सिंगल सुपर फास्फेट, और लास्ट में दिया गया है डाई अमोनियम फास्फेट। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसी को क्या कहा जाता है, किसान खाद कहा जाता है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत तत्वों की, कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इसके अंतर्गत 25% नाइट्रोजन होती है, और 8.1% क्या होता है, 8.1% कैल्शियम। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सेकेंड नंबर पे दिया गया है, और इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रो लाइम स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। इसी को क्या कहा जाता है, नाइट्रो लाइम स्टोन, क्योंकि ये भी लिख कर आ सकता है नाइट्रो लाइम स्टोन, नाइट्रो लाइम स्टोन। यहाँ पे लाइम आते ही आप लोगों को एक चीज़ ध्यान आ गई होगी कि ये किस प्रकार की खाद है, एक उर्वरक है, उदासीन। लाइम स्टोन ये एक उदासीन उर्वरक है। कैसी उर्वरक है, उदासीन। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है नेक्स्ट ऑप्शन अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। इसके बारे में आइए बताते हैं आप लोगों को हम। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जो होता है, इसके अंतर्गत जो तत्व होते हैं, इसमें 26%, लगभग में कितना, 26% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। 15% क्या होता है, सल्फेट दिया गया है ना, सल्फर, 15% सल्फर होता है। ठीक है, अब बात आती है सिंगल सुपर फास्फेट। प्रथम वाणिज्यिक उर्वरक के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, प्रथम वाणिज्यिक उर्वरक की अगर बात की जाए तो क्या होगी, सिंगल सुपर फास्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो फास्फोरस की मात्रा होती है, कितनी होती है, 16.5%, 16.5%। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं, इसमें कैल्शियम भी होता है। कैल्शियम जो होता है लगभग में कितना होता है, 18 से 19%। कैल्शियम जो होता है 18 से 19% के करीब में होता है।
और बात करते हैं सल्फर की, तो लगभग में 11 से 12%। सल्फर कितनी होती है? 11 से 12% होती है। डाई अमोनियम फास्फेट, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस पर सब्सिडी बढ़ाकर अभी 140% कर दी है। ये वही खाद है, उर्वरक है, जिसपे सब्सिडी बढ़ाकर 140% केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है, जिससे मतलब है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उर्वरकों के रेट जो थे वो काफ़ी बढ़ गए थे। ये एक फास्फेटिक उर्वरक है, सिंगल सुपर फास्फेट भी एक फास्फेटिक उर्वरक है, ठीक है। और यहाँ पे बात आती है डाई अमोनियम फास्फेट, तो इसमें नाइट्रोजन जो होता है 18% और फास्फोरस की बात करें तो ये 46% होता है, P2O5 है ना। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का जीन बैंक कहाँ पर स्थित है? जापान, भारत, फिलीपींस, चीन। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिलीपींस। फिलीपींस में ही धान का जीन बैंक है, और यहीं पे एक संस्था और है महत्वपूर्ण, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मनीला, फिलीपींस मनीला में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण व सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता का इंडिकेटर प्लांट है। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण और सल्फर, किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। इसके बारे में अभी हमने 2 या 3 दिन पहले आप लोगों को बताया भी था कि एक प्लांट होता है जो अधिक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और पर्यावरण प्रदूषण की मात्रा अधिक होने पर वो पौधा सूखने लगता है। इसका सही जवाब होगा लाइकेन। लाइकेन जो होता है फंजाई यानी कि कवक प्लस शैवाल, एल्गी, ठीक है। एल्गी का क्या होता है? सम्मिलित रूप होता है, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? कैसी लाइफ स्पेंड करते हैं? सिम्बियोटिक लाइफ। सिम्बियोटिक लाइफ का मतलब क्या होता है? जैसे कवक जल, ठीक है, नाइट्रोजन, जल क्या क्या उपलब्ध कराता है? समस्त, मतलब जैसे पोषक तत्व हैं, जल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, और अन्य पोषक तत्व जो होता है। एक बार ऐसे आप लोग नोट कर लीजिए, हम आप एक बताए दे रहे हैं। कवक जो होते हैं वो खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को, सहजीवी जीवन के बारे में बता रहे हैं। इनका जो सहजीवी जीवन होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में एक बार बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार और आप लोग सुन लीजिए जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है वो किसे दे देता है? कवक को दे देता है। इस प्रकार से इन दोनों का जीवन सहजीवी जीवन कहलाता है, और इसे एक शब्द दिया गया है हेलोटिज्म। जो सहजीवी जीवन होता है, सहजीवी संबंध इनका होता है, उसे हेलोटिज्म भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और मतलब प्रदूषण की मात्रा बढ़ने पर ये जो होते हैं ये सूखने लगते हैं, ठीक है। अब बात आती है मक्का की। मक्का मतलब इंडिकेटर प्लांट के तौर पे कैसे कार्य करता है? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कैसे, मतलब नहीं, करेक्ट ऑप्शन की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो ये होता है मक्का कैल्शियम की कमी और किसकी कमी दिखाता है? मक्के की जो फसल होती है जिंक की कमी और कैल्शियम की कमी को इंडिकेट करता है। दूसरे नंबर बात है फूलगोभी भी एक इंडिकेटर प्लांट है जो कि नाइट्रोजन और कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात आती है सूरजमुखी एक इंडिकेटर प्लांट है ड्राउट का, सूखे की स्थिति को ये बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्डेक्स पेस्ट या मिश्रण क्या है? इसके ऑप्शन है कॉपर सल्फेट प्लस चूना, कॉपर सल्फेट प्लस NaCO3, कॉपर सल्फेट प्लस NaSO4, कॉपर सल्फेट NaCO3। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन बोर्डेक्स मिक्सचर जो होता है इसका प्रयोग जो डाउनी मिल्ड्यू, क्या चूर्णिल आसिता रोग जो होता है, डाउनी मिल्ड्यू जो कि गन्ना, मटर इत्यादि की फसलों पे लगता है, उसके नियंत्रण के लिए
बोर्डेक्स मिक्सचर का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक रंग या कलर कौन से? लाल नीला हरा, पीला नीला हरा, लाल पीला हरा, पीला सफ़ेद हरा। ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए क्वेश्चन इसमें सेट कर दिया गया, क्योंकि सामान्य अध्ययन का आप लोगों में भी एक पोर्शन है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब होगा लाल नीला हरा। अब बात आती है कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं। प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिनको किसी अन्य रंग की सहायता से बनाया नहीं जा सकता, वही प्राथमिक रंग कहलाते हैं। इसमें आप लोग नाम ध्यान रखेंगे, क्योंकि पीला रंग बनाया जा सकता है और पीला सभी में दिया गया है, ठीक है। लाल भी बन सकता है, पीला बन सकता है, पीला तीनों ऑप्शन में है, इसलिए यहाँ पे अन्य ऑप्शन इसके सही ना होकर पहला ऑप्शन सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आप लोगों का कल के प्रश्न का उत्तर। टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा सोडियम बेंजोएट, ठीक है। आज देखते हैं, ये रहा आप लोगों का आज का प्रश्न। पौधों पर कीटनाशकों का हानिकारक प्रभाव किसके कारण नहीं पड़ता है? इसके ऑप्शन है अमीनो अम्ल, विटामिन, एंजाइम, सेलुलोज। इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, ठीक है। आप लोगों से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए करते हैं रिवीजन। जो कल के प्रश्न थे उनका एक बार 5 मिनट में फटाफट रिवीजन करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनना। जिब्रेलिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसके ऑप्शन हैं याबूता या सुमिकी, सेकेंड लेथम, स्कूप, मिलर। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा याबूता और सुमिकी। जिब्रेलिन शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। और लेथम की बात आती है तो इन्होंने क्या किया था? साइटोकाइनिन शब्द का जो प्रयोग, साइटोकाइनिन की जो मतलब खोज की थी लेथम के द्वारा। स्कूप मिलर ने क्या किया था? साइटोकाइनिन शब्द का प्रयोग किया था। साइटोकाइनिन ये भी एक हार्मोन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जल्दी जल्दी रिवीजन हम करते हैं, ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो। NRRI नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ है? कटक, उड़ीसा, ठीक है। इसका पुराना नाम सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो कि बदलकर नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू से क्या नहीं बनाया जा सकता है? अल्कोहल, कागज़, शराब, एसिटिक अम्ल। इसका सही जवाब होगा कागज़। आलू से क्या नहीं बनाया जा सकता है? कागज़, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार सेब निर्यात किए हैं? इसका सही जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम पहली बार 50 वर्षों में सेब का निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिल एंड स्टोन सिंचाई की सबसे अधिक क्रांतिक अवस्था क्या है? किसकी है? मतलब गेहूं की, आलू की, मक्का की, सरसों की। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आलू। हिल एंड स्टोन जो है आलू की एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज है। गेहूं की CRI होती है, जो कि आफ्टर सोइंग ऑफ 21 डेज होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंकर रोग किस फसल की एक चिंताजनक समस्या है? इसके ऑप्शन है संतरा, नींबू, खट्टा नींबू, चकोतरा। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नींबू, जैंथोमोनास सिट्राई। नींबू वर्गीय की अगर बात की जा रही है तो जैंथोमोनास सिट्राई के कारण ही ये लगता है, लेकिन यहाँ पे नींबू की बात की जा रही है, नींबू का एक कैंकर रोग है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर। इसका सही जवाब होगा 50 सेंटीमीटर या 20 इंच से कम वर्षा शुष्क खेती में पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। मई 2021 में IIRR के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि हैदराबाद में है। इसके नए निदेशक जो हैं RM सुंदरम, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जौ की कौन सी प्रजाति छिलका रहित है? प्रगति, ऋतंभरा, गीतांजलि, करण।
इसमें 2 ऑप्शन इसके सही हैं। गीतांजलि और करण जो हैं प्रजातियां जो कि छिलका रहित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मानसून शब्द किसने दिया था? मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? ये अरबी भाषा का एक शब्द है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का सबसे अधिक ऊंचाई पर मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा कर्णाकार सॉइल टेक्सचर के आधार पर सबसे कम व्यास वाली किस मृदा, मतलब व्यास सबसे कम जो व्यास होता है किस मृदा का होता है? किले 0.022 mm से भी कम होता है। ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। कल इसके बारे में हमने चर्चा भी की थी, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। भारत में पहली बार किस राज्य में बिच्छू फल मॉन्क फ्रूट की खेती की जा रही है? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मृदा के अवयवों में से किसका मान सही नहीं है? खनिज पदार्थ 65%, कार्बनिक पदार्थ 5%, मृदा जल 25%, मृदा वायु 25%। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा खनिज पदार्थ 65%। ये सही नहीं है, जो कि लगभग में 45% के करीब में पाया जाता है। बाकी सारे ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन्ने की मृद रोमिल आस्था बीमारी किस फसल को नुकसान पहुंचाती है? यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया था, जो 2 बार मक्का लिख गया है। यहाँ पे एक होगा तंबाकू, यही इसका सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कहाँ पर होती है? ये सबसे पहले कहाँ की जाती है? कलकत्ता 15 जनवरी 1875। उसके बाद इसे 1902 के समथिंग शिमला शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये कहाँ आती है? पुणे 28 में करीब पुणे में आती है 1928। और 1944 में इसे दिल्ली शिफ्ट किया जाता है, मुख्यालय जो इसका है। और वर्तमान समय में ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। फल सब्जियों का पाश्चुरीकरण किस ताप पर किया जाता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर, 15 डिग्री सेल्सियस से कम पर, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसके बारे में कल हमने चर्चा भी की थी, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर क्या होता है? निर्जमीकृत की जाती हैं फल और सब्जियाँ। 15 डिग्री सेल्सियस पर इन्हें कोल्ड स्टोरेज किया जाता है। चिल स्टोरेज होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक तत्वों में किसकी मात्रा पौधे के बनने वाले भाग में सर्वाधिक होती है? इसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, जिसमें क्या होगा? सभी होंगे। क्या होगा? सभी। कार्बन हाइड्रोजन CHO संरचनात्मक तत्वों में कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। नाइट्रोजन जो कि मुख्य पोषक तत्व में आता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा CHO, ये सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया स्वस्थ मृदा में पोषक तत्वों जीवांश कार्बन, मृदा का कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, फास्फोरस पोटास की मात्रा क्रमशः कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा A। जो जीवांश की मात्रा 0.8%, रेशियो जो होता है कार्बन नाइट्रोजन 10:1, 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो फास्फोरस की उपलब्धता होनी चाहिए, और 250 किलोग्राम लगभग में पोटास की मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याज फसल का कौन सा मुख्य कीट है? प्याज फसल का मुख्य कीट क्या है? भुनगा है। ज़्यादा इसकी जानकारी के लिए आप जो लास्ट वीडियो हुआ है आप उसे देख सकते हैं, वहाँ पर इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। वयम क्या है? वयम एक कवक है। ठीक है, वयम क्या है? एक कवक है जो फास्फोरस घोलक कवक है, जो मृदा में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, प्याज के भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा मैलिक हाइड्राजाइड। मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल फार्मिंग निम्न में से किसकी एक विशेषता है? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करना, खेतों को बिना जुताई, कम से कम जुताई के लिए 0 से टिल ड्रिल द्वारा बुआई करना, कृषि फसलों को फसल चक्र में 2 या 2 से अधिक
वर्ष तक चारागाह रखना, खेती का स्वरूप जिसमें कृषक केवल भोजन वानी सामग्री। ये तो यहाँ पे डी नंबर जो है निर्वाह खेती हो जाएगी, सी नंबर पे जो होगा ले फार्मिंग कहलाएगी, और बी नंबर पे जीरो टिलेस, और ए नंबर इसका सही होगा। ए नंबर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। बैरोमीटर नमी, वायु दिक् सूचक यंत्र, वायु की दिशा, पवन वेग मापी, वायु प्रसार की गति। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, वायुदाब। वायुदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। रेशम प्रोटीन में फाइब्रोलिन, बालवर्ण प्रोटीन में क्रेटिन, सोयाबीन के प्रोटीन में अल्बुमिनॉइड्स, और मांसपेशियों के प्रोटीन में कोलेजन। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन ग्लाइसिन होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेय पदार्थों को परीक्षित करने के लिए किस गैस का और कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन 20 ग्राम प्रति लीटर, कार्बन डाइऑक्साइड 14 ग्राम प्रति लीटर, सल्फर डाइऑक्साइड 14 ग्राम प्रति लीटर। उपरोक्त सभी आप लोग बताएंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो कि बेवरेज मतलब ड्रिंक या वो आते हैं, मान लीजिए जैसे कोल्ड ड्रिंक आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब बॉटल हम खोलते हैं तो उसमें से झाग निकलती है, वो इसी के कारण होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होती है, इसी के कारण उससे झाग निकलती है। और इसकी मात्रा प्रति ग्राम 14 ग्राम प्रति लीटर ही होनी चाहिए। आज के सेशन में यहीं तक, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है आज का प्रश्न, उसका जवाब आप लोग इन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।